क्यू डेटा स्ट्रक्चर के वेरिएशन हम पढ़ रहे थे, जहां पर हमने सिंपल क्यू और सर्कुलर क्यू को डिस्कस कर लिया था। अब हम डिस्कस करने वाले हैं डेक को। डेक का मतलब डबल एंडेड क्यू। एक स्पेशल टाइप का क्यू होता है जिसमें इंसर्शन और डिलीशन दोनों एंड से अलाउ होता है। आमतौर पे जब हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर में इंसर्शन किसी एक एंड से होता है और डिलीशन किसी दूसरे एंड से होता है। हमें पता है कि जिस एंड से हम इंसर्शन करते हैं उसको हम रियर एंड बोलते हैं और जिस एंड से हम डिलीशन करते हैं उसको हम फ्रंट एंड बोलते हैं। लेकिन डेक के अंदर ये जो इंसर्शन और डिलीशन वाला काम है ये दोनों एंड से अलाउ होता है। दैट मीन्स आप फ्रंट से इंसर्शन भी कर सकते हो और डिलीशन भी कर सकते हो, और सिमिलरली आप रियर एंड से इंसर्शन भी कर सकते हो और डिलीशन भी कर सकते हो। तो मोटा माटी हम नॉर्मल जो क्यू होता है उस पर दो तरह के ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। एक आपका एन क्यू होता है और दूसरा आपका डी क्यू ऑपरेशन होता है। लेकिन जो आपका डेक होता है, डबल एंडेड क्यू जो होता है, उसमें आप चार तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर पाते हो, क्योंकि दो ऑपरेशन आप इंसर्शन के लिए करोगे और दो ऑपरेशन आप डिलीशन के लिए करोगे। या तो आप एन क्यू जो ऑपरेशन है वो फ्रंट से करोगे या रियर से करोगे, या फिर आप डी क्यू ऑपरेशन फ्रंट से करोगे या फिर आप रियर से करोगे। एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो हमारा नॉर्मल क्यू होता है वो स्ट्रिक्टली फीपो प्रिंसिपल को फॉलो करता है। दैट मीन्स जो एलिमेंट सबसे पहले आया था उसे हमें सबसे पहले क्या करना होता है, प्रोसेस करना होता है। लेकिन डेक के अंदर ऐसा नहीं होता है। यहाँ से फीपो वाली जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो एक बार देखते हैं डेक के बारे में कि कौन कौन से ऑपरेशन अलाउ होंगे, कितने सारे फिर डेक के वेरिएशन है और उनके बाद उनका किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन होता है। और आखिरी में हम देखेंगे कि डेक को लेके जो भी पॉसिबल एमसीक्यूज बन सकते हैं, जो भी पॉसिबल पीवाईक्यूज आए हुए हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। तो डेक के रिगार्डिंग लिख रखा है कि डेक स्टैंड फॉर डबल एंडेड क्यू। आप इसको डेक बोलो या डी क्यू बोलो, बात एक ही है, लेकिन आमतौर पे हम इसको डेक ही बोलते हैं। डेक या डी क्यू, क्योंकि जो डी क्यू होता है वो यहाँ पर ऑपरेशन का नाम होता है, इसलिए हम इसको डेक बोलते हैं। तो डेक का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होगा हमारे पास, डबल एंडेड क्यू। एंड द डेक इज ए स्पेशल टाइप ऑफ क्यू इन विच इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन, इंसर्शन का मतलब एन क्यू ऑपरेशन एंड डिलीशन का मतलब डी क्यू ऑपरेशन, कैन बी परफॉर्म्ड फ्रॉम बोथ एंड, दोनों एंड से इस काम को किया जा सकता है। मतलब फ्रंट एंड से भी इस काम को किया जा सकता है और रियर एंड से भी इस काम को किया जा सकता है। दैट मीन्स वी कैन इंसर्ट एंड डिलीट एलिमेंट फ्रॉम बोथ द फ्रंट एंड एंड रियर एंड। होता क्या है आमतौर पे, जैसे ये क्यू है हमारे पास, मान के चलो इस क्यू का नाम हमने कैपिटल क्यू रखा है। तो इंडेक्स क्यू ऑफ 0, क्यू ऑफ 1, क्यू ऑफ 2, क्यू ऑफ 3 एंड क्यू ऑफ 4। ये वाला जो एंड होता है इसको हम रियर एंड बोलते हैं और इस वाले एंड को हम फ्रंट एंड बोलते हैं। रियर एंड से हम एन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और फ्रंट एंड से हम डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। मतलब जब भी हमें एन क्यू या इंसर्शन वाला काम करना होगा वो रियर एंड से होगा, और जब भी हमें डिलीशन या डी क्यू वाला काम करना होगा वो हमारा कहाँ से होगा, फ्रंट एंड से होगा। दोनों जो एंड होते हैं उनका सेपरेट काम हमारे पास होता है। लेकिन अगर यही बात हम डेक की करें, डबल एंडेड क्यू की बात करें, तो वहां सिनेरियो थोड़ा सा बदल जाता है। मान के चलो ये हमारे पास डेक है, हम इसका नाम डी क्यू रख लेते हैं, कैपिटल डी क्यू ऑफ 0, डी क्यू ऑफ 1, डी क्यू ऑफ 2, डी क्यू ऑफ 3 एंड डी क्यू ऑफ 4। तो इस डेक में क्या होगा, ये आपका फ्रंट एंड है, ये आपका फ्रंट एंड है, और इस फ्रंट एंड से आप इंसर्शन भी कर सकते हो और इस फ्रंट एंड से आप डिलीशन ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। सिमिलरली ये आपका रियर एंड है और इस रियर एंड से आप डिलीशन वाला काम भी कर सकते हो और इंसर्शन वाला काम भी आप कर सकते हो। यहां से डिलीशन भी हो सकता है और यहां से इंसर्शन भी हो सकता है। सिमिलरली यहां से आपका इंसर्शन भी हो सकता है और यहां से आपका डिलीशन भी हो सकता है। तो ये आपका डबल एंडेड क्यू होता है जहां पर दोनों एंड से दोनों ऑपरेशन क्या होते हैं, अलाउ होते हैं। आगे लिखा है कि इन नॉर्मल क्यू फॉलो फीपो प्रिंसिपल, मतलब जो एलिमेंट सबसे पहले आया था उसको सबसे पहले प्रोसेस करना होता है। लेकिन जो आपका डेक होता है इस मामले में बहुत ज्यादा क्या है, फ्लेक्सिबल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से दोनों एंड से दोनों ऑपरेशन अलाउ हो रहे हैं, तो फिर उस केस में आपकी जो फीपो की जो प्रॉपर्टी होती है
वो फीफो की प्रॉपर्टी डेक के अंदर क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। आप यहां पर इसको फॉलो नहीं कर सकते। मोर फ्लेक्सिबल देन ए सिंपल क्यू। नाउ ऑपरेशन ऑन डेक, तो डेक पे हमारे पास कितने तरह के ऑपरेशन हो गए, तो हम कहेंगे 4 तरह के ऑपरेशन डेक पे परफॉर्म किए जा सकते हैं। नॉर्मल क्यू में कितने तरह के ऑपरेशन, 2 तरह के ऑपरेशन, एन क्यू फ्रॉम रियर एंड एंड डी क्यू एट फ्रंट एंड। जबकि डेक के अंदर हम एन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं रियर एंड से और डी क्यू ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं रियर एंड से। सिमिलरली हम एन क्यू ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं फ्रंट एंड से और डी क्यू ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं फ्रंट एंड से। तो जब ऑपरेशन की बात आएगी तो यहां पर 4 तरह के ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। एन क्यू, रियर, डी क्यू, रियर, एन क्यू फ्रंट एंड डी क्यू फ्रंट। तो यहां पर टोटल कितने तरह के ऑपरेशन अलाउ हुए, 4 तरह के ऑपरेशन यहां पर अलाउ हुए डेक के अंदर। लेकिन ध्यान रखना, जो डेक होता है उस डेक पे हम आमतौर पे 3 तरह के ऑपरेशन हम एक साथ क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जब चारों तरह के ऑपरेशन हम एक साथ डेक पे अलाउ करते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी तो हमें बहुत ज्यादा मिल जाती है, लेकिन उस फ्लेक्सिबिलिटी के चक्कर में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा आ जाती है। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए हमें यहाँ पर एक ऑपरेशन को हम हमेशा रोकते हैं और पैरेलल हम 3 ही ऑपरेशन यहाँ पर अलाउ करते हैं। अब वो 3 ऑपरेशन कौन से अलाउ करते हैं वो इस बात पर डिपेंड होता है कि आप डेक का कौन सा वेरिएशन आप यूज कर रहे हो। और डेक के आपके पास 2 तरह के वेरिएशन होते हैं, या तो आपका इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डेक होता है या फिर आपका आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डेक होता है। मतलब जब भी हम डेक के टाइप्स की बात करेंगे तो 2 तरह के डेक हमें देखने को मिलता है। सबसे पहला इनपुट restricted deck, और दूसरा हमें मिलता है आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डेक। अब जो आपका इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डेक और आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डेक में फर्क क्या होता है कि इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डेक में रेस्ट्रिक्शन जो लगेगा वो कहां पर लगेगा, इनपुट पे लगेगा। और इनपुट का मतलब इंसर्शन पे। इनपुट का मतलब जो रेस्ट्रिक्शन लगेगा वो कहां पर लगेगा, इंसर्शन पे लगेगा, या मैं कहूं तो एनक्यू पे लगेगा। सिमिलरली आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डेक में जो रेस्ट्रिक्शन लगेगी वो किस पे लगेगी, आउटपुट पे, मतलब डिलीशन पे। और डिलीशन को आप क्या बोल सकते हो यहां पर, डी क्यू ऑपरेशन भी आप बोल सकते हो। तो इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डेक में आप जो रेस्ट्रिक्शन है वो किस पे लगाओगे, इंसर्शन पे लगाओगे। अब जब आप इंसर्शन पे रेस्ट्रिक्शन लगाओगे तो आमतौर पे क्यू में जो इंसर्शन वाला काम होता है, एनक्यू वाला काम होता है, वो कौन से एंड से होता है, फ्रंट से कि रियर से। तो आपका जवाब होगा कि आमतौर पे जब हम क्यू की बात करते हैं तो क्यू के अंदर जो इंसर्शन वाला काम होता है वो रियर एंड से होता है। तो यहां पर भी आप रियर एंड से तो अलाउ करोगे, लेकिन फ्रंट एंड से आप इंसर्शन को यहां पर रोक दोगे। और अगर डिलीशन की बात आएगी तो आमतौर पे जो क्यू होता है उसमें डिलीशन वाला काम किससे होता है, तो आप कहोगे कि फ्रंट एंड से होता है। मतलब यहां पर जो फ्रंट एंड है उससे तो आपका डिलीशन अलाउ होगा, लेकिन रियर एंड से यहां से डिलीशन को हम रोक देंगे। तो हम कह सकते हैं यहां पर कि इंसर्शन इज अलाउड एट वन एंड। यहां पर रेस्ट्रिक्शन आपने किस पे लगाया है, इंसर्शन पे लगाया है। तो यहां पर इंसर्शन जो होगा वो सिर्फ एक ही एंड से अलाउ होगा, एंड डिलीशन इज अलाउड एट बोथ एंड। आप डिलीशन वाला जो काम है वो कैसे कर सकते हो, दोनों एंड से आप कर सकते हो। और अगर आप आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डेक की बात करें तो यहां पर इंसर्शन जो होगा, यहां पर जो आपका डिलीशन होगा, डिलीशन इज अलाउड एट वन एंड, और जो आपका इंसर्शन होगा वो दोनों एंड से अलाउ होगा। इंसर्शन इज अलाउड एट बोथ एंड। बात आपको समझ में आई होगी कि यहां पर जो इंसर्शन है वो इंसर्शन आपका एक ही एंड से होगा, और किस एंड से होगा, तो वो आप कहोगे कि वो रियर एंड से होगा, क्योंकि आमतौर पे किससे होता है आपका, रियर एंड से। और यहां पर डिलीशन सिर्फ एक ही एंड से होगा,
और वो किस एंड से होगा, तो आप कहोगे कि वो फ्रंट एंड से होगा, क्योंकि आमतौर पे क्यों डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो डिलीशन वाला काम होता है वो आपका फ्रंट एंड से होता है। जबकि डिलीशन की बात करें इनपुट रेस्ट्रिक्टेड डेक में, तो यहां पर दोनों एंड से होगा। आप फ्रंट से भी डिलीशन कर सकते हो और आप रियर एंड से भी डिलीशन कर सकते हो। सिमिलरली आउटपुट रेस्ट्रिक्टेड डेक में इंसर्शन आप रियर एंड से भी कर सकते हो और आप फ्रंट एंड से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर टोटल कितने ऑपरेशन अलाउ होंगे, तो आप कहोगे कि टोटल 3 ऑपरेशन यहाँ अलाउ होंगे। और यहाँ पर भी टोटल कितने ऑपरेशन अलाउ होंगे, 3, मतलब 4 ऑपरेशन में से हम एट ए टाइम यहाँ पर 3 ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से ऑपरेशन अलाउ होंगे, तो आप कहोगे कि एनक्यू रियर वाला ऑपरेशन अलाउ होगा, यहाँ पर डीक्यू फ्रंट वाला ऑपरेशन अलाउ होगा एंड डीक्यू रियर वाला ऑपरेशन यहाँ अलाउ होगा। ये 3 ऑपरेशन यहाँ अलाउ होंगे। और अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पर आपका एनक्यू रियर से भी हो सकता है, इसके अलावा आपका एनक्यू फ्रंट से भी हो सकता है, लेकिन जो डीक्यू ऑपरेशन होगा वो केवल और केवल किस एंड से होगा, फ्रंट एंड से होगा। तो यहाँ पर जो डीक्यू होगा वो किससे होगा, केवल फ्रंट एंड से होगा। और ऐसा करते क्यों है, ठीक है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा मिल जाती है लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पर जो होते हैं 3 ही ऑपरेशन एट ए टाइम अलाउ करते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का क्यू यूज कर रहे हैं। और इससे होता क्या है कि इसकी जो फीफो जो प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि वो फीफो प्रॉपर्टी यहाँ से क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। या मैं यूं कहूं कि क्योंकि हम 4 वेरिएशन पढ़ते हैं, ठीक है, पहला हमारा सिंपल क्यू होता है, दूसरा हमारा सर्कुलर क्यू होता है। सिंपल क्यू और सर्कुलर क्यू में फीफो प्रिंसिपल को बहुत धूमधाम से क्या किया जाता है, सपोर्ट करवाया जाता है। या मैं यूं कहूं कि वहां पर ये क्योंकि जो मेन प्रॉपर्टी होती है फीफो वाली वो वहां पर एप्लीकेबल होती है। जबकि डेक में और आगे चल के हम प्रायोरिटी क्यू पढ़ेंगे, उन दोनों में फीफो प्रॉपर्टी जो होती है वो प्रॉपर तरीके से अप्लाई नहीं होती, क्योंकि प्रायोरिटी क्यू में भी जब हम आगे पढ़ेंगे तो वहां पर भी एलिमेंट की जो प्रोसेसिंग होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग होती है, एंड के अकॉर्डिंग नहीं होती है। अब हम एक बार इन चारों का एल्गोरिथम हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हम इनको डेक में इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैं एल्गोरिथम लिख लेता हूं। किसके लिए, ई की ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं किससे, सॉरी एन की ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं कहां से, रियर एंड से। और जब हम रियर एंड से एन की ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमें यहां पर एक क्यों चाहिए होगा, क्यों के अलावा फ्रंट चाहिए हमें, फ्रंट के अलावा रियर भी चाहिए होगा, और रियर के अलावा यहां पर कैपेसिटी भी चाहिए होगी, और एक वो आइटम जिसको हमें क्या करवाना है, इसमें इंसर्ट करवाना है। तो हमें पता है कि ये हमारा क्यों है। इनिशियली जब क्यू होता है तो उस क्यू में हम फ्रंट और रियर दोनों को किससे सेट करते हैं, -1 से सेट करते हैं। किससे सेट करेंगे, -1 से सेट करेंगे। उसके बाद हम इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और इंसर्शन ऑपरेशन जब हम परफॉर्म करते हैं तो सबसे पहले हम कौन सी सिचुएशन को चेक करते हैं, तो आप कहोगे कि सबसे पहले हम ओवरफ्लो की सिचुएशन को चेक करते हैं। और जब हम रियर एंड से डेटा इंसर्ट करवाते हैं तो जो ओवरफ्लो की सिचुएशन होती है वो कब आती है, जब आपका जो रियर होता है वो किसके बराबर आ जाए, कैपेसिटी -1 के बराबर आ जाए, तब हम उसको बोलते हैं कि यहाँ पर ओवरफ्लो की सिचुएशन है। तो स्टेप फर्स्ट में हम प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे। स्टेप सेकंड में सबसे पहले हम ओवरफ्लो की सिचुएशन को चेक करेंगे। तो यहां पर चेक किया कि यदि रियर पे रखा हुआ कंटेंट बराबर आ रहा है किसके, कैपेसिटी -1 के। अगर ऐसा है तो आप सिंपल सा एक मैसेज प्रिंट करवा दीजिए, प्रिंट क्यों ओवरफ्लो, एंड यहां से रिटर्न हो जाइए। और अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि स्पेस अवेलेबल है। और जब आपका स्पेस अवेलेबल है तो सबसे पहले आप सिंपली क्या कीजिए, रियर की वैल्यू को 1 से बढ़ा दीजिए। तो यहां पर आपने रियर की वैल्यू को 1 से बढ़ा दिया, रियर असाइन रियर +1, और उसके बाद
बढ़ी हुई इंडेक्स पोजीशन पे आप डेटा को रख दीजिए कि ये आपका क्यू है, और इस क्यू के रियर पोजीशन पे आपने किसको रख दिया, आइटम को रख दिया है। इसके अलावा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी और बनती है कि जब जब हम क्यू में पहली बार इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं, तब हमें ये भी देखना होता है कि कहीं फ्रंट में -1 तो नहीं है। और ऑब्वियसली जब पहली बार इंसर्शन हो रहा होगा तो फ्रंट में भी -1 बैठा होगा, तो इस फ्रंट को भी हमें क्या करना होता है, 1 से बढ़ा के 0 करना होता है। स्टेप 5 में हम ये चेक करेंगे कि कहीं फ्रंट पे रखा हुआ कंटेंट बराबर तो नहीं आ रहा है किसके, -1 के। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि ये एनक्यू ऑपरेशन जो हुआ है वो पहली बार हुआ है, और जब पहली बार हुआ है तो हमें फ्रंट की वैल्यू को भी क्या करना चाहिए, 1 से बढ़ा देना चाहिए। तो फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट +1, या फ्रंट असाइन डायरेक्टली आप 0 भी लिख सकते हैं। और स्टेप 6 में आप प्रोसेस को क्या कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए। इसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। जिस तरीके से जो हमारा आमतौर पे जो एनक्यू का एल्गोरिथम होता है वही एल्गोरिथम होता है, क्योंकि अभी हम एनक्यू ऑपरेशन किससे परफॉर्म करवा रहे हैं, रियर एंड से परफॉर्म करवा रहे हैं, तो उसमें किसी भी तरह का कोई चेंजेज नहीं आएगा। हाँ, चेंजेज कब आएगा, जब आप एनक्यू ऑपरेशन परफॉर्म कराओगे किससे, फ्रंट से। तो अब हम एनक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहे हैं कहां से, फ्रंट से। तो हमें यहाँ क्यों चाहिए होगा, क्यों के अलावा फ्रंट चाहिए, रियर चाहिए, और कैपेसिटी की हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होगी, एंड आइटम चाहिए। बाकी देख लेंगे, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो फिर मेंशन कर लेंगे। तो हमें पता है कि ये क्यों है हमारा, मान के चलो ये इंडेक्स है। अभी जो करंट सिचुएशन है वो हमारे क्यू की कुछ ऐसी है। तो यहाँ आपका फ्रंट बैठा होगा और यहाँ आपका रियर बैठा होगा। तो फिलहाल फ्रंट में 2 रखा हुआ है और रियर में आपका 3 रखा हुआ है। एक सिनेरियो ये हो सकता है कि हमारा जो डेक है वो कुछ इस तरीके से है। एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि जो हमारा डेक है वो कुछ ऐसा है, 11, 22, 33, यहाँ फ्रंट है और यहाँ पर आपका रियर है। इस केस में फ्रंट आपका 0 है और रियर आपका क्या है, 2 है। और एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि फ्रंट में क्या है, -1, और रियर में क्या है, -1। ये 3 सिनेरियो हमारे पास हो सकते हैं, और उसको लेके अब हम एन के ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे कहां से, फ्रंट एंड से। तो देखो, जब भी हम एन के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हम कौन सी सिचुएशन को चेक करते हैं, तो आप कहोगे कि हम ओवरफ्लो की सिचुएशन को चेक करते हैं। अब इस बार जो डेटा आएगा वो किस एंड से आएगा, फ्रंट एंड से आएगा। और जब फ्रंट एंड से डेटा आएगा तो फ्रंट में जगह होनी चाहिए तभी तो डेटा आएगा। ये पहले वाला केस देखो, यहां पर इस पहले वाले केस में क्या फ्रंट में जगह है क्या, तो आप कहोगे कि नहीं, बिल्कुल भी फ्रंट में जगह नहीं है। तो अगर आप इस सिचुएशन में आपका डेक है और आप एन की ऑपरेशन परफॉर्म करवाना चाह रहे हो फ्रंट एंड से, तो क्या पॉसिबल होगा, तो आप कहोगे कि पॉसिबल नहीं होगा। कैसे पता चला आपको, तो आप कहोगे कि यदि फ्रंट में रखा हुआ जो कंटेंट है अगर वो 0 के बराबर है, इसका मतलब है कि क्यू आपका स्टार्टिंग से फुल है। और जब क्यू आपका स्टार्टिंग से ही अगर फुल है तो आप उस केस में फ्रंट एंड से एन की ऑपरेशन आप परफॉर्म नहीं करवा सकते। तो सबसे पहले आपको ओवरफ्लो की सिचुएशन को चेक करना है। तो स्टेप फर्स्ट में आपने प्रोसेस को स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के बाद स्टेप 2 में सबसे पहले आपने चेक किया ओवरफ्लो की सिचुएशन, और बोला कि यदि फ्रंट में रखा हुआ कंटेंट बराबर आ रहा है किसके, 0 के, -1 मत कर देना, बराबर आ रहा है किसके, 0 के। इसका मतलब है कि क्यू में फ्रंट एंड पे एक भी एलिमेंट का स्पेस अवेलेबल नहीं है। और जब एक भी एलिमेंट का स्पेस अवेलेबल नहीं है तो आप प्रिंट करवा दीजिए कि क्यू आपका किस में है, ओवरफ्लो की सिचुएशन में है, और यहां से रिटर्न हो जाइए। अब मान के चलो ऐसा नहीं है। जब ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि क्यू में पहले से कुछ एलिमेंट हो और सिचुएशन कुछ ऐसी हो। जब सिचुएशन कुछ ऐसी हो तो यहाँ से फ्रंट में वैल्यू क्या है, 2, और रियर में वैल्यू क्या है, 3। एलिमेंट जो आएगा वो कहां से आएगा, फ्रंट एंड से। और जब फ्रंट एंड से एलिमेंट आएगा तो वो कहां पर जाके एडजस्ट होना चाहिए, 0th पोजीशन पे या फर्स्ट पोजीशन पे। तो कॉमन सेंस तो यही कहता है कि एलिमेंट कहां पर जाके इंसर्ट होना चाहिए, फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे इंसर्ट होना चाहिए। क्योंकि जब हम रियर एंड से इंसर्ट करवाते हैं, तो जब रियर एंड से हम डेटा इंसर्ट करवाते हैं तो जो एलिमेंट होता है, आगे जो एलिमेंट है उसके जस्ट पीछे ही तो जाके अपेंड होता है। अभी फिलहाल सेकंड तक डेटा है, तो जो नया डेटा आएगा वो किस पोजीशन पे आएगा, 3rd पे। उसके बाद जो डेटा आएगा वो कहाँ आएगा, 4th पे। तो सिमिलरली अगर फ्रंट से डेटा आएगा तो अभी फ्रंट
में डेटा कहाँ तक है, तो आप कहोगे सेकंड पोजीशन तक। तो अब जो नया एलिमेंट आएगा वो कहाँ आना चाहिए, फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे। और फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे डेटा कब आएगा, जब आप फ्रंट की वैल्यू को 1 से कम कर दोगे। अभी फ्रंट की वैल्यू क्या है 2, अगर इसमें से 1 कम करोगे तो फ्रंट की वैल्यू 1 हो जाएगी, और फिर इस बड़ी हुई इंडेक्स पोजीशन पे आप किसको रख दोगे, डेटा को रख दोगे। तो स्टेप 3 में आपको किसको अपडेट करना है, फ्रंट को अपडेट करना है। जब आप फ्रंट को अपडेट करोगे तो सिंपली आप बोलोगे कि फ्रंट में क्या आ जाए, फ्रंट -1। और जब फ्रंट की वैल्यू 1 से कम हो गई तो उसके बाद आप स्टेप 4 में गठी हुई इंडेक्स पोजीशन पे आप डेटा को रख दीजिए। तो आपने बोला कि जो आपका क्यू है, इस क्यू के फ्रंट इंडेक्स पे आप किसको रख दीजिए, आइटम को रख दीजिए, और जो भी आइटम होगा ठीक है वो इस वाली जगह पर आपका चला जाएगा। और स्टेप 5 में आपको एक सिचुएशन और डील करनी है, और वो सिचुएशन ये है कि हो सकता है कि आपका क्यू जो है वो कुछ ऐसा हो, ठीक है। और जब इस टाइप का आपका क्यू है, दैट मीन्स फ्रंट की वैल्यू भी -1 है और रियर की वैल्यू भी -1 है। इसका मतलब है कि क्यू जो है वो आपका कंप्लीटली अभी एम्प्टी क्यू है, और आपने पहली बार ही ऑपरेशन किससे परफॉर्म करवा दिया, रियर से आपने, सॉरी फ्रंट से आपने एन की ऑपरेशन परफॉर्म करवा दिया। जब आपने फ्रंट से एन की ऑपरेशन परफॉर्म करवाया होगा तो इस सिचुएशन में सबसे पहले आपने चेक किया होगा कि क्या फ्रंट में रखा हुआ कंटेंट 0 के बराबर है। तो जवाब मिला होगा कि नहीं, फ्रंट में रखा हुआ कंटेंट आपका 0 के बराबर नहीं है। और जब फ्रंट में रखा हुआ कंटेंट आपका 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि क्यू में आपका स्पेस अवेलेबल है, और जब क्यू में आपका स्पेस अवेलेबल है तो आपने फ्रंट की वैल्यू को क्या किया होगा, 1 से माइनस किया होगा। यहाँ पर आपने फ्रंट की वैल्यू को 1 से माइनस किया होगा, और जब यहां से फ्रंट की वैल्यू को 1 से माइनस किया होगा तो ये -1 तो कितना हो गया होगा, -2। और -2 यहाँ पर क्या वैलिड इंडेक्स है क्या, तो आप कहोगे कि नहीं, -2 यहाँ पर वैलिड इंडेक्स नहीं है। दैट मीन्स आपको फ्रंट की वैल्यू को अपडेट करने से पहले ये चेक करना पड़ेगा कि कहीं फ्रंट में आपका -1 तो नहीं है। आप क्या लिखोगे यहाँ पर, सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि कहीं फ्रंट पे रखा हुआ कंटेंट आपका -1 के बराबर तो नहीं है। यदि फ्रंट में रखा हुआ कंटेंट -1 के बराबर है, इसका मतलब है क्यू में पहली बार डेटा जाएगा, किस एंड से जाएगा, आपका फ्रंट एंड से। और जब पहली बार डेटा जाएगा तो उस केस में आपका फ्रंट और रियर दोनों किससे सेट हो जाने चाहिए, 0 से सेट हो जाने चाहिए। तो आपने बोला फ्रंट असाइन, रियर असाइन 0। और अगर ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है तो उस केस में आपको बोलना है कि फ्रंट असाइन फ्रंट -1। और स्टेप 4 में अब आप डेटा को इंसर्ट करवा दीजिए कि जो आपका क्यू है उस क्यू के फ्रंट पोजीशन पे आप किसको रख दें, आइटम को रख दें। जो चाहिए था वो काम हो चुका है। तो स्टेप 5 में आप प्रोसेस को क्या करवा दीजिए, एग्जिट करवा दीजिए, या फिर आप स्टॉप हो जाइए। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। सबसे पहले आपने चेक किया कि फ्रंट में रखा हुआ कंटेंट 0 के बराबर नहीं है क्या। अगर फ्रंट में रखा हुआ कंटेंट 0 के बराबर है तो सिंपली फ्रंट में जगह नहीं है, तो आपका जो क्यू है वो फ्रंट से एन की ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए कैपेबल नहीं हो सकता है कि रियर में जगह हो। लेकिन हम तो कहां से चाह रहे थे, फ्रंट से चाह रहे थे, और उस केस में हमारे पास क्यू क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो। अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि क्यू में पहली बार आपका एन की ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा हो, या हो सकता है कि क्यू में पहले से कोई एन की ऑपरेशन परफॉर्म हो रखे हो लेकिन फ्रंट में जगह हो। तो हमने चेक किया कि फ्रंट में रखा हुआ कंटेंट -1 के बराबर है क्या। अगर फ्रंट में रखा हुआ कंटेंट -1 के बराबर है, इसका मतलब है कि पहली बार एन की हो रहा है, और जब पहली बार एन की हो रहा है तो फ्रंट और रियर दोनों को आप 0 से सेट कर दीजिए। और अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में आप सिंपली फ्रंट की वैल्यू को 1 से कम कर दीजिए, और जिस टाइप से आपने फ्रंट को एडजस्ट किया है उसके अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे आपने डेटा को रख दिया है। तो हमने 2 एल्गोरिथम यहाँ पर डिस्कस कर ली है। हमने एन की ऑपरेशन रियर से भी करवा के देख लिया, और हमने एन की ऑपरेशन फ्रंट से भी करवा के देख लिया। अब हम डी की ऑपरेशन की बात करते हैं, और डी की ऑपरेशन हम करवाएंगे फ्रंट से। और जब फ्रंट से डी की ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे तो हमें क्यों चाहिए होगा, क्यों के अलावा हमें फ्रंट चाहिए होगा, इसके अलावा हमें रियर चाहिए होगा। क्यों, क्योंकि जब हम डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, डी के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो हमें यह भी चेक करना होता है कि कहीं फ्रंट और रियर दोनों में समान कंटेंट तो नहीं है। जब दोनों में समान कंटेंट होता है तो हमें पता होता है कि वो एक ही एलिमेंट होता है, जो होता है उसको भी डिलीट कर दिया तो फिर दोनों को हम किससे रिसेट करते हैं, -1 से रिसेट करते हैं। इसके अलावा कैपेसिटी की जरूरत पड़ेगी नहीं, कैपेसिटी की यहाँ पर जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो स्टेप फर्स्ट में हमने प्रोसेस को स्टार्ट किया,
स्टेप सेकंड में सबसे पहले अंडरफ्लो की सिचुएशन को चेक करते हैं। कहां से कर रहे हैं? फ्रंट से कर रहे हैं। तो हमने चेक किया कि यदि फ्रंट में रखा हुआ कंटेंट किसके बराबर आ रहा है? -1 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब एक भी एलिमेंट नहीं है, तो आप सिंपली प्रिंट करवा दीजिए कि जो आपका क्यू है वो अंडरफ्लो की सिचुएशन में है। डीक्यू ऑपरेशन यहाँ पर परफॉर्म नहीं करवाया जा सकता और यहां से क्या हो जाइए? रिटर्न हो जाइए। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि क्यू में आपका एलिमेंट है। तो जब क्यू में एलिमेंट है तो डी क्यू कहां से हो रहा है? फ्रंट से। तो एक आइटम नाम का लोकल वेरिएबल यहाँ रहा होगा और उसमें आ जाएगा जो आपका क्यू है, उस क्यू के फ्रंट इंडेक्स का जो भी कंटेंट होगा वो इसमें आ जाएगा। और उसके बाद आपको रीसेट करना होता है किसको? फ्रंट की वैल्यू को। लेकिन रीसेट करोगे उससे पहले ये चेक करोगे कि कहीं फ्रंट और रियर दोनों में बराबर कंटेंट तो नहीं है। आपने चेक किया कि यदि फ्रंट और रियर ये दोनों आपके बराबर आ रहे हैं, मतलब एक ही एलिमेंट था जो था वो भी डिलीट हो चुका है, तो फिर आप फ्रंट और रियर दोनों को किससे सेट कर दीजिए? -1 से आप सेट कर दीजिए। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप सिंपली क्या कर दीजिए? फ्रंट की वैल्यू को 1 से बढ़ा दीजिए, जैसे आप आमतौर पे डीक्यू ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तब करते हैं। और स्टेप 5 में आप प्रोसेस को क्या कर दीजिए? स्टॉप कर दीजिए। और अगर यही काम मुझे रियर एंड से करना हो, डीक्यू ऑपरेशन रियर एंड से परफॉर्म करना हो, तो हमें क्यों चाहिए होगा? फ्रंट चाहिए होगा एंड रियर चाहिए होगा। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट प्रोसेस को स्टार्ट किया और प्रोसेस को स्टार्ट करने के बाद वापस हम क्या करेंगे? अंडरफ्लो की सिचुएशन को चेक करेंगे। अगेन अंडरफ्लो की सिचुएशन का मतलब जब क्यू में एक भी एलिमेंट नहीं है, और क्यू में एक भी एलिमेंट नहीं होने की शर्त यही होती है कि फ्रंट और रियर दोनों में क्या होता है? -1 होता है। तो आप दोनों में से किसी को भी चेक कर लीजिए। आप फ्रंट को -1 चेक कर लीजिए या रियर को -1 चेक कर लीजिए, क्योंकि जब जब आपका क्यू अंडरफ्लो की सिचुएशन में होगा तब तब फ्रंट और रियर दोनों में -1 रखा हुआ होगा। इस बार आप डीक्यू ऑपरेशन किससे परफॉर्म कर रहे हो? रियर एंड से। तो आप रियर से चेक कर लीजिए, नहीं तो रियर बुरा मान जाएगा। तो आपने चेक कर लिया कि यदि रियर में रखा हुआ कंटेंट किसके बराबर हो? -1 के बराबर हो, तो प्रिंट करवा दिया। प्रिंट करवा दिया आपने कि जो क्यू है वो आपका अंडरफ्लो की सिचुएशन में है, और यहां से आप रिटर्न हो जाइए। और अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब है क्यू में एलिमेंट है, और जब क्यू में एलिमेंट है तो आप डीक्यू ऑपरेशन किस एंड से परफॉर्म करवाना चाह रहे हो? तो आप कहोगे कि हम इसको रियर एंड से परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं। सपोज करो सिचुएशन कुछ ऐसी है। सिचुएशन कुछ ऐसी है जहां पर फ्रंट और यहां से रियर। फ्रंट में क्या रखा हुआ आपका 1 और रियर में क्या रखा हुआ आपका 3। डीक्यू ऑपरेशन किससे परफॉर्म करवा रहे हो आप? रियर एंड से परफॉर्म करवा रहे हो। मतलब आप इस एलिमेंट को 44 को क्या करना चाहते हो? रिमूव करना चाहते हो। तो जब आप 44 को रिमूव करोगे तो उसके बाद आपका जो रियर है वो एक पोजीशन पीछे आ जाएगा, मतलब रियर यहां से पॉइंट करने लग जाएगा। तो आप रियर एंड वाले एलिमेंट को आप रिमूव कर दीजिए और उसके बाद आप रियर की पोजीशन को अपडेट करोगे तो कुछ इस तरीके से अपडेट करोगे कि रियर की वैल्यू क्या हो जाए? 1 से कम हो जाए। हाँ, एक जो स्पेशल केस है वो आपको यहां पर भी ध्यान रखना होगा कि मान के चलो एक ही एलिमेंट हो, ऐसी सिचुएशन हो, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है जहां पर ये फ्रंट और रियर दोनों सेम इंडेक्स को क्या कर रहे हैं? पॉइंट कर रहे हैं। अब आप चाहे फ्रंट से रिमूव करवाओ चाहे आप रियर से रिमूव करवाओ, दोनों जगह से जब आप रिमूव करवाओगे तो एक ही एलिमेंट होगा जो है उसको भी आप रिमूव कर रहे हो, तो फिर फ्रंट और रियर दोनों में क्या सेट हो जाना चाहिए? आपका -1 सेट हो जाना चाहिए। तो आपने अंडरफ्लो की सिचुएशन नहीं है तो एक आइटम नाम का लोकल वेरिएबल जिसको आपने बोल दिया कि जो आपका क्यू है उस क्यू के रियर्थ पोजीशन पे जो भी है, इस क्यू के रियर्थ पोजीशन पे जो भी है वो इसको स्टोर करवा दिया। और उसके बाद आप रियर की वैल्यू को अपडेट करोगे, लेकिन अपडेट करोगे उससे पहले आप ये चेक करोगे कि कहीं फ्रंट और आपका रियर दोनों बराबर तो नहीं है। फ्रंट रियर दोनों बराबर है तो फिर वो एलिमेंट डिलीट हो चुका है और दोनों में क्या आ जाना चाहिए? आपका -1 आ जाना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर उस केस में आपके केवल रियर की वैल्यू अपडेट होनी चाहिए और रियर की वैल्यू 1 से कम हो जानी चाहिए। जो चाहिए था वो काम आपका हो चुका है, तो आप प्रोसेस को क्या कर दीजिए? स्टॉप कर दीजिए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? डेक को इंप्लीमेंट कर सकते हैं जहां पर 4 ऑपरेशन है।
अब चारों में से एट ए टाइम हमको 3 ही ऑपरेशन चलाते हैं, वो डिपेंड करता है कि हम किस टाइप से डेक को क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन चारों का एल्गोरिथम हमने डिस्कस कर लिया है। अब आप जब इसका कोड लिखो तो कुछ नहीं लिखना, ठीक है, एज इट इज आपको वहां पर छाप देना है इसको। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं हम डेक से रिलेटेड जो प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। पहला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट डेक, कि डेक के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि इंसर्शन इज पॉसिबल ओनली एट रियर, कि डेक के अंदर इंसर्शन केवल रियर एंड से पॉसिबल है। नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा तो आपका नॉर्मल क्यू में होता है। डिलीशन इज पॉसिबल ओनली एट फ्रंट एंड, ऐसा भी नहीं होता, ऐसा भी किस में होता है, आपका नॉर्मल क्यू में होता है। इंसर्शन एंड डिलीशन आर पॉसिबल एट बोथ एंड, यस बिल्कुल, डेक में यही काम होता है कि जो आपका इंसर्शन और डिलीशन होता है वो दोनों एंड से यहाँ पर क्या होता है, अलाउ होता है। एंड ओनली इंसर्शन इज अलाउड, नो, दोनों अलाउ होते हैं और वो भी दोनों एंड से अलाउ होते हैं। अगला सवाल है कि विच डेटा स्ट्रक्चर इज मोस्ट सुटेबल फॉर चेकिंग पैलेंड्रोम स्ट्रिंग, कि पैलेंड्रोम स्ट्रिंग चेक करने के लिए इनमें से कौन सा जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वो मोस्ट सुटेबल होता है। स्टैक होता है, क्यों होता है, डेक होता है, या फिर आपका ट्री डेटा स्ट्रक्चर होता है। तो हमें पता है कि पैलेंड्रोम स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग होती है आपकी जिसको रिवर्स करने से उसका ऑर्डर नहीं बदलता हो। जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया मैडम, ठीक है, ये हमने एग्जांपल लिया, तो इस एग्जांपल में आप जब इसको रिवर्स करोगे तो रिवर्स करने के बाद में भी जो कंटेंट मिलेगा वो आपका सेम ही मिलेगा, मतलब रिवर्स करोगे तो MADAM, ऐसे मान के चलो आपके पास एक स्ट्रिंग है 1 2 3 2 1, ऐसी स्ट्रिंग है आपके पास, और जब आप इसको भी रिवर्स करोगे तो आपको मिलेगा 1 2 3 2 1, मतलब इसमें भी आपका किसी भी तरह का कोई चेंजेस नहीं हुआ है। आप स्ट्रिंग को रिवर्स करने के बाद में अगर कंटेंट सेम आता है, इसका मतलब है कि वो स्ट्रिंग कैसी है, आपकी पैलेंड्रोम स्ट्रिंग है। अब आप गौर कीजिए कि जो हमारा डेक होता है, मान के चलो इसमें आपकी ये स्ट्रिंग है MADAM, और आपको ये चेक करना है कि यहां पर जो स्ट्रिंग है वो पैलेंड्रोम है या नहीं है। तो हमें पता है कि जो हमारा डेक होता है वो डेक हमें दोनों एंड से दोनों काम करने के क्या करता है, परमिशन करता है। तो बजाय कि हम इसको कहीं पर स्टोर करवा के बाद में इसको रिवर्स चेक करें, हम सिंपली क्या कर सकते हैं, एक एक एलिमेंट को यहां से फ्रंट से रिमूव करेंगे और यहां से रियर से क्या करेंगे, हम रिमूव करेंगे और दोनों को चेक कर लेंगे कि क्या दोनों बराबर है क्या। यस, दोनों बराबर है, तो उसके बाद हमें पता है कि इसको रिमूव करने के बाद फ्रंट की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी और रियर एंड से रिमूव करने के बाद रियर की वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। इन दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में चेक कर लेंगे, और जब तक कंपैरिजन सक्सेसफुल होता है, ठीक है, इसका मतलब है कि दोनों का जो कंटेंट है, ठीक है, वो कैसा आ रहा है, इक्वल आ रहा है। एक वक्त ऐसा आएगा कि फ्रंट और रियर दोनों आपके बराबर हो जाएंगे, और जब फ्रंट और रियर दोनों बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि एक ही एलिमेंट होगा, और अकेला जो एलिमेंट होता है वो अपने आप में क्या होता है, आपका पैलेंड्रोम होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर कहीं से भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, जैसे मान के चलो यहाँ पर डब्ल्यू होता, जब यहाँ डब्ल्यू होता तो एम को किसके साथ कंपैरिजन किया, डब्ल्यू के साथ, कंपैरिजन अनसक्सेसफुल, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है, और आप सीधा सीधा कह सकते हो कि आपका स्ट्रिंग एक पैलेंड्रोम स्ट्रिंग नहीं है। तो इस काम को करने के लिए बेस्ट सुटेबल डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है, तो आप कहोगे कि इस काम को करने के लिए बेस्ट सुटेबल डेटा स्ट्रक्चर आपका कौन सा होता है, डेक होता है। What is the time complexity of insertion at both end in tag, कि आप दोनों एंड से क्या कर रहे हो, इंसर्शन कर रहे हो, मतलब एन की ऑपरेशन आपने परफॉर्म किया है फ्रंट से और आपने एन की ऑपरेशन परफॉर्म किया है रियर एंड से, तो उस केस में यहां से इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। क्या ऐसा करने के लिए हमने कहीं पर भी किसी लूप का यूज किया, तो आप कहोगे कि नहीं, दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करते टाइम पे, या मैं यूं कहूं कि चारों ऑपरेशन परफॉर्म करते टाइम पे हमने कहीं पर भी क्यू को ट्रेवर्स करने की कोशिश नहीं की है, कहीं पर भी हमने एक एक एलिमेंट को विजिट करने का प्रोसेस नहीं किया है। मतलब जो भी काम हो रहा है वो किस में हो रहा है, आपका कांस्टेंट टाइम में। जो भी काम हो रहा है वो किस में हो रहा है, आपका कांस्टेंट टाइम में हो रहा है, और कांस्टेंट टाइम पे जब काम हो रहा है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ 1। यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल है हमारे पास कि विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग डेक, कि डेक के रिगार्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। पहला है कि डेक इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, यस ऑफ कोर्स, डेक जो होता है वो आपका लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ही होता है। एलिमेंट जो होते हैं वो एक के बाद दूसरे होते हैं और 1 to 1 आपकी मैपिंग होती है। डेक अलाउ डिलीशन फ्रॉम बोथ एंड, यस बिल्कुल, डेक जो होता है वो आपका दोनों एंड से डिलीशन अलाउ करता है, फ्रंट से भी और
रियर से भी। डेक स्ट्रिक्टली फॉलो फीफो प्रिंसिपल? नो, डेक आपका स्ट्रिक्टली फीफो प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है। फीफो प्रिंसिपल को तो स्ट्रिक्टली फॉलो या तो आपका ऑर्डिनरी क्यू या सिंपल क्यू करता है, या फिर आपका सर्कुलर क्यू करता है। आपका डेक और प्रायोरिटी क्यू इसको स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं। एंड डेक कैन बी इंप्लीमेंट यूजिंग एरे, यस ऑफ कोर्स, आप एरे के थ्रू इंप्लीमेंट कीजिए, या फिर आप लिंक लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट कीजिए, या फिर आप सर्कुलर क्यू के थ्रू आप इंप्लीमेंट कीजिए, ठीक है। तीनों तरीके से आपका जो डेक होता है उसका इंप्लीमेंटेशन अलग होता है। हमसे इनकरेक्ट पूछा था, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट, ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट, और ये स्टेटमेंट आपका कैसा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी जो है वो यहां से क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ऐसे जो सवाल होते हैं आमतौर पे हम देखते हैं कि जब क्यू होगा तो क्यू में कौन सा प्रिंसिपल होगा, फीफो प्रिंसिपल ही होगा, लेकिन डेक और प्रायोरिटी क्यू में ऐसा नहीं है। अगला सवाल है हमारे पास कि द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेक नीडेड टू इंप्लीमेंट क्यू, कि हमें क्यू डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करना है, और क्यू डेटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ स्टेक हमें कितनी रिक्वायर्ड होगी। मतलब मान के चलो ये आपका क्यू है, ये आपका क्यू डेटा स्ट्रक्चर है जहां पर एलिमेंट कुछ इस तरीके से रखे हुए हैं, ए बी सी डी और ई, इस तरीके से आपके एलिमेंट रखे हुए हैं। अब किसी भी डेटा स्ट्रक्चर को आप क्यू डेटा स्ट्रक्चर कब बोलोगे, जब वहां पर कौन सा वाला प्रिंसिपल फॉलो हो जाए, फीफो प्रिंसिपल। अरे ये सिर्फ आपके पास थ्योरेटिकल अप्रोच ही तो होती है, प्रैक्टिकली तो आप इनको किससे इंप्लीमेंट कर रहे होते हो, एरे से इंप्लीमेंट कर रहे होते हो। लेकिन एक एरे आपका अगर फीफो प्रिंसिपल फॉलो करने लग जाए तो उसको आप क्या बोलते हो, क्यों बोलने लग जाते हो। और अगर आपका एक एरे लिफो प्रिंसिपल को फॉलो करने लग जाए तो आप उसको क्या बोलने लग जाते हो, स्टैक बोलने लग जाते हो। अब जब आप यहां पर फीफो प्रिंसिपल को फॉलो करोगे, दैट मींस एलिमेंट जब प्रोसेस होंगे तो वो ए बी सी डी इसी ऑर्डर में क्या होने चाहिए, प्रोसेस होने चाहिए। लेकिन इस काम को करने के लिए आप क्यू का यूज ना करके आपको किसका यूज करना है, स्टैक का यूज करना है। और पूछा कि कितने स्टैक को आप काम में लेके ए बी सी डी इस ऑर्डर में आप एलिमेंट को क्या करवा सकते हो, प्रोसेस करवा सकते हो। तो ऐसा करने के लिए हमें यहाँ पर दो स्टेक की जरूरत होगी। पहला स्टेक कुछ ऐसा होगा जिसमें एलिमेंट को हम रखेंगे, पुश करेंगे, यहां से एलिमेंट को हमने पुश किया, तो ये है हमारा स्टेक फर्स्ट। और एक और स्टेक की हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, क्योंकि हमें किस ऑर्डर में एलिमेंट को प्रोसेस करना है, ए बी सी डी ई, इस ऑर्डर में हमें एलिमेंट को प्रोसेस करना है। तो स्टैक फर्स्ट में हमने डेटा रखा, और उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, इस डेटा को हम कहाँ करवा देंगे, स्टैक 2 में पुश करवा देंगे। तो यहाँ से पॉप किया ई, ई के बाद पॉप किया डी, डी के बाद पॉप किया सी, सी के बाद पॉप किया बी, और बी के बाद पॉप किया हमने ए। और ऐसा करने के बाद फिर स्टैक 2 को हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टैक 2 को हम सीक्वेंसली क्या करवाएंगे, पॉप। और जब स्टैक 2 को हम सीक्वेंसली पॉप करवाएंगे तो सबसे पहले ए के बाद बी सी डी और ई, मतलब दो स्टैक लेने से हम उसको क्यू की तरह क्या करवा सकते हैं, बिहेव करवा सकते हैं। ये हमसे पूछा था मिनिमम नंबर ऑफ स्टैक रिक्वायर्ड। हाँ, क्या 2 से कम में हो सकता है, नहीं, 2 से कम में ये काम कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो ऐसा करने के लिए मिनिमम आपको कितने स्टैक की जरूरत पड़ेगी, 2 स्टैक की आपको जरूरत पड़ेगी। अब हम बात करते हैं प्रायोरिटी क्यू की, क्योंकि सिंपल क्यू हमने डिस्कस कर लिया, सिंपल क्यू के बाद में हमने सर्कुलर क्यू को डिस्कस कर लिया, सर्कुलर क्यू के बाद में डेक को डिस्कस कर लिया, और आखिरी जो हमारा क्यू का वेरिएशन आता है वो आता है हमारा प्रायोरिटी क्यू। देखो डेक में हमने दोनों एंड से दोनों काम किए थे। सर्कुलर क्यू का काम क्या था कि जब आप सिंपल क्यू के थ्रू, जब आप सिंपल क्यू को इंप्लीमेंट करते हो तो उसका एक ड्रॉबैक होता है कि मान के चलो एलिमेंट जो है वो बहुत ज्यादा फ्रंट से क्या हो गए, रिमूव हो गए, ठीक है। और उसके बाद जब आप इंसर्ट करवाने की कोशिश करते हो तो रियर चूंकि आपका आखिरी तक पहुंच चुका है, चूंकि फ्रंट में आपकी जगह खाली है, फिर भी आप क्या करते हो वहां पर इंसर्शन या एनक्यू ऑपरेशन आप परफॉर्म नहीं करवा पाते हो, ठीक है। जिसकी वजह से होता क्या है, मेमोरी का वेस्टेज होता है। और उस मेमोरी का वेस्टेज रोकने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सर्कुलर क्यू का। जहां पर सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि एक बार अगर आपकी आखिरी वाली इंडेक्स फिल हो जाए तो आखिरी वाली इंडेक्स फिल होने के बाद आपका जो नया एलिमेंट आएगा वो वापस से कहां चला जाएगा, बिगनिंग में चला जाएगा। हाँ, ऐसा करने के लिए हमें वहां पर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने होते हैं। फ्रंट और रियर की वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वहां पर अलग होता है। सिंपली फ्रंट और रियर को हम एक से नहीं बढ़ाते हैं।
अब हम बात करेंगे प्रायोरिटी क्यू की। तो प्रायोरिटी क्यू का सिंपल सा मतलब होता है कि यहाँ पर एलिमेंट को जब प्रोसेस करने की बारी आएगी, देखो जब एलिमेंट इंसर्ट होगा तो इंसर्ट होते टाइम पे वो रियर एंड से ही इंसर्ट होगा, लेकिन जब एलिमेंट को प्रोसेस करने की बारी आएगी तो एलिमेंट को जब हम प्रोसेस करेंगे तो हम यहाँ फ्रंट से प्रोसेस ना करके एलिमेंट को उसकी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग प्रोसेस करेंगे। मतलब जिस एलिमेंट की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी उसको पहले प्रोसेस करेंगे, और जिस एलिमेंट की प्रायोरिटी कम होगी उसको हम क्या करेंगे, बाद में प्रोसेस करेंगे। तो ए प्रायोरिटी क्यू इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट वेयर ईच एलिमेंट इज असाइन ए प्रायोरिटी। कि प्रायोरिटी क्यू में हर एक एलिमेंट को क्या असाइन होती है, एक प्रायोरिटी असाइन होती है। एंड द डिलीशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ एलिमेंट फॉलो दीज रूल्स। हाँ, इंसर्शन होगा, वो इंसर्शन तो किस एंड से होगा, आपका रियर एंड से ही होगा, लेकिन जब डिलीशन या प्रोसेसिंग करने की बारी आएगी तो उसके लिए आप इन दो रूल का क्या करोगे, काम में लोगे। एलिमेंट विथ हायर प्रायोरिटी आर प्रोसेस बिफोर एलिमेंट विथ लोअर प्रायोरिटी। की जिन एलिमेंट की प्रायोरिटी लोअर है उनसे पहले हम किनको प्रोसेस करेंगे, उन एलिमेंट को जिनकी प्रायोरिटी क्या है हमारे पास, हायर है। और कई बार ऐसी सिचुएशन भी हमें देखने को मिलेगी, इफ टू एलिमेंट हैव द सेम प्रायोरिटी, कि दो एलिमेंट की जो प्रायोरिटी वो कैसी होगी, आपकी सेम हो गई, तो उस केस में उनको प्रोसेस करने के लिए हम एफसीएफएस रूल का यूज करेंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, कि जो एलिमेंट सबसे पहले आया था उसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोसेस कर लेंगे। अब जो आपकी जो प्रायोरिटी होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है आपकी असेंडिंग ऑर्डर प्रायोरिटी, असेंडिंग ऑर्डर प्रायोरिटी, और दूसरा होता है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर प्रायोरिटी, डिसेंडिंग ऑर्डर प्रायोरिटी। असेंडिंग ऑर्डर प्रायोरिटी में जो आपका लोअर नंबर होता है, लोअर नंबर हैज हायर प्रायोरिटी, हैज हायर प्रायोरिटी, जबकि डिसेंडिंग ऑर्डर प्रायोरिटी में हायर नंबर जो होता है, हायर नंबर के पास में आपकी हायर प्रायोरिटी होती है। जैसे अगर आपके पास प्रायोरिटी गिवन है 1 2 3 4, तो ये अगर आपकी प्रायोरिटी गिवन है और आप कौन सी वाली प्रायोरिटी को यूज कर रहे हो, असेंडिंग ऑर्डर प्रायोरिटी को यूज कर रहे हो, तो इनमें सबसे पहले किसको प्रोसेस करोगे, जिसकी वैल्यू क्या है, लोअर है, उसको आप क्या मानोगे, यहाँ पर हायर प्रायोरिटी मानोगे। तो सबसे पहले आप 1 को प्रोसेस करोगे, उसके बाद जिसकी प्रायोरिटी 2 है उसको प्रोसेस करोगे, फिर जिसकी प्रायोरिटी 3 है उसको प्रोसेस करोगे, और आखिरी में जिसकी प्रायोरिटी है 4 है उसको आप क्या करोगे, प्रोसेस करोगे। और डिसेंडिंग ऑर्डर प्रायोरिटी में मान के चलो प्रायोरिटी कुछ इस तरीके से है, तो यहाँ पर आपको क्या करते हैं कि जो एलिमेंट आपका बड़ा है उसको आप हायर प्रायोरिटी मानते हो। मतलब जब प्रोसेस करने की बारी आएगी तो सबसे पहले जिनकी प्रायोरिटी 4 है उनको प्रोसेस करेंगे, उसके बाद जिनकी प्रायोरिटी 3 है उनको प्रोसेस करेंगे, उसके बाद जिनकी प्रायोरिटी 2 है उनको प्रोसेस करेंगे, और सबसे आखिरी में जिनकी प्रायोरिटी 1 है उनको हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोसेस करेंगे। तो ये दो तरह की प्रायोरिटी आपके पास होती है। अब ध्यान रखना, प्रायोरिटी क्यू में जब भी आप किसी एलिमेंट को स्टोर करवाते हो तो एलिमेंट को स्टोर करवाते टाइम पे ना केवल आप एलिमेंट को रखते हो बल्कि साथ में उसकी प्रायोरिटी को भी आप स्टोर करवाते हो। तो आमतौर पे जब प्रायोरिटी क्यू में जब एलिमेंट आता है तो वो एलिमेंट दो वैल्यू अपने साथ लेके आता है। पहला वो आइटम और दूसरा उसकी प्रायोरिटी, और ये दोनों किसी एक ही एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, मतलब सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, यहाँ पर कस्टमाइज डेटा टाइप का यूज करते हैं। और वो कस्टमाइज डेटा टाइप कुछ स्ट्रक्चर की हेल्प से ऐसा बनता है कि मान लो हमने एक एलिमेंट नाम का क्या बना लिया, स्ट्रक्चर, और यहाँ पर हम एक तो आइटम रखेंगे और उसके बाद हम रखते हैं उसकी प्रायोरिटी, उसके बाद क्या रखते हैं, उसकी प्रायोरिटी। तो जब एलिमेंट टाइप का कोई वेरिएबल हम बनाते हैं तो एलिमेंट टाइप का वेरिएबल कुछ ऐसा होता है, ठीक है, यहाँ पर आइटम और यहाँ पर होती है उसकी प्रायोरिटी। सपोज करो आइटम आया हमारे पास 22 और प्रायोरिटी हमने इसकी स्टोर करवा ली है 3, और जब डेटा आएगा तो वो रियर एंड से आता जाएगा, एडजस्ट होता जाएगा। लेकिन जब प्रोसेस करने की बारी आएगी तो प्रोसेस हम किससे करेंगे, प्रायोरिटी से, ना कि फ्रंट से। तो क्या इस प्रायोरिटी क्यू में फ्रंट का कंसेप्ट होता है, तो आप कहोगे नहीं, जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर फ्रंट का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। एलिमेंट की जो प्रोसेसिंग होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग होती है। एक और चीज आप ध्यान रखना, जब प्रायोरिटी के बारे में कुछ भी गिवन नहीं होता है तो जो असेंडिंग ऑर्डर प्रायोरिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर डिफॉल्ट प्रायोरिटी बोलते हैं, ठीक है। कि जो लोअर नंबर होगा उसी को हम किससे ट्रेड करवाएंगे, हायर प्रायोरिटी से ट्रेड करवाएंगे। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल ऐसा भी आ जाता है कि ये आपका क्यों है, मान के चलो इसमें डेटा रखा हुआ है 41 27 19 एंड 32,
और यहां पर बोल दिया जाता है कि जो आपका लोअर नंबर है, लोअर नंबर हैज हायर प्रायोरिटी, की जो आपका लोअर नंबर है उसी के पास क्या आपकी हायर प्रायोरिटी है। मतलब प्रायोरिटी अलग से स्टोर ना करवा के ये जो डेटा आया है इस डेटा को भी वो क्या मान लेते हैं, प्रायोरिटी मान लेते हैं। तो लोअर नंबर को हायर प्रायोरिटी गिवन है, तो इनमें लोअर कौन है, तो आप कहोगे कि 19 सबसे छोटा, तो सबसे पहले किसको प्रोसेस करोगे आप, 19 को प्रोसेस करोगे। 19 के बाद आप 27 को प्रोसेस करोगे, उसके बाद आप 32 को प्रोसेस करोगे, और उसके बाद आप 41 को प्रोसेस करोगे। अब आपका सवाल यहाँ ये हो सकता है कि प्रायोरिटी क्यू में मान के चलो हमने हायर प्रायोरिटी वाले एलिमेंट को प्रोसेस कर लिया और यहाँ से 19 को प्रोसेस कर लिया, तो उसके बाद ये वाला स्पेस ब्लैंक हो जाएगा। तो यहाँ पर करते क्या हम, जैसे एलिमेंट को प्रोसेस करते हैं, एलिमेंट को प्रोसेस करने के बाद में एलिमेंट की क्या करते हैं हम यहाँ पर शिफ्टिंग भी करते हैं। क्यों, क्योंकि नया एलिमेंट भी तो इंसर्ट करवाना है, और जब नया एलिमेंट इंसर्ट होगा वो हमेशा किससे होता है, आपका रियर एंड से होता है। तो अगर बीच में कोई एलिमेंट प्रोसेस हो गया तो उसके आगे वाले एलिमेंट को हम क्या कर देते हैं, डाउनवर्ड की तरफ क्या करेंगे, उनको शिफ्ट हम कर देंगे। तो ये था आपके क्यू का कंसेप्ट, जहां पर क्यू डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। उसके बाद हमने क्यू के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं ऑपरेशंस को डिस्कस किया, उसके बाद हमने क्यू के वेरिएशंस को डिस्कस कर लिया है, और साथ में जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज बन सकते थे क्यू डेटा स्ट्रक्चर को लेके उनको भी हमने डिस्कस कर लिया है। अगर एमसीक्यूज की बात करें तो एमसीक्यूज आपको वेबसाइट पे और मिल जाएंगे, ठीक है। ये वेबसाइट का यूआरएल होता है www.surakuacademy.com, ठीक है। आप यहां पर जाओगे तो आपको टॉप राइट कॉर्नर पे ही सीएस एमसीक्यूज का सेक्शन आपको मिल जाएगा, सीएस एमसीक्यूज का सेक्शन आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आप स्टूडेंट कॉर्नर में जाओगे तो वहां पर भी आपको सीएस एमसीक्यूज का सेक्शन मिल जाएगा, या फिर आप सीधा यहां से सीएस एमसीक्यूज आप यूआरएल में भी आप लिख सकते हो। ऐसा करते ही आप इस वाले पेज पे पहुंच जाओगे, जहां पर लगभग आपके 16 से 18 सब्जेक्ट कि जो एमसीक्यूज है वो सब्जेक्ट वाइज, और सब्जेक्ट वाइज के बाद में टॉपिक वाइज क्या कर रखे हैं, फिल्टर कर रखे हैं। अभी अप्रोक्सीमेट आपको 2500 एमसीक्यूज वहां पर विथ सोल्यूशन, विथ सोल्यूशन, और मैं तो सोल्यूशन ही नहीं बोलूंगा, इसको विथ डिटेल्ड सोल्यूशन बोलूंगा, विथ डिटेल्ड सोल्यूशन आपको वहां पर मिल जाएगा। और जो एमसीक्यूज है वो ऑलमोस्ट आपके पीवाईक्यूज है, और पीवाईक्यूज के अलावा अगर कुछ हमने बना भी रखे हैं तो वो एमसीक्यूज कुछ इस तरीके से बनाए हुए हैं कि वो प्रॉपर तरीके से क्या आपके स्टैंडर्ड वाले हैं। तो मतलब आप अगर इन 2500 एमसीक्यूज को सोल्व करते हो तो बेसिकली आप 10,000 एमसीक्यूज को आपने क्या कर लिया है, तैयार कर लिया है, क्योंकि जो सोल्यूशन वहां पर लिखा हुआ है वो बहुत ही डिटेल्ड सोल्यूशन और बहुत ही प्यारा सोल्यूशन वहां पर लिखा हुआ है। सब्जेक्ट वाइज पूरा का पूरा कंटेंट, और सब्जेक्ट के बाद में टॉपिक वाइज आपको कंटेंट मिल जाएगा। और यहाँ से एक आइडिया और हो जाएगा आपको, जिस सेक्शन के ज्यादा एमसीक्यूज आपको वहां देखने को मिले इसका मतलब है कि उसके सवाल एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं, और जिस सेक्शन से कम सवाल आपको देखने को मिले तो समझ जाना कि उस वाले सेक्शन से आपके कम सवाल पूछे जा रहे। हालांकि लगभग 1500 के लगभग हमारे एमसीक्यू अभी पाइपलाइन में है, ठीक है। उनका सोल्यूशन अभी तैयार हो रहा है, वक्त लगेगा, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे तैयार होते जाएंगे वो अपलोड होते जाएंगे, और क्रॉसपॉन्डिंग सेक्शन में जाके वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे। तो आप वहां पर भी जाके एमसीक्यूज को क्या कर सकते हो, विजिट आप कर सकते हो। और क्यू डेटा स्ट्रक्चर अगर आपने कंप्लीट पढ़ लिया है तो वहां पर आपको सेक्शन मिलेगा क्यू एंड इट्स एप्लीकेशन, और क्यू से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज है वो सारे के सारे आपको एक सिंगल वेब पेज में मिल जाएंगे। अंत तक रुके, उसके लिए धन्यवाद आपका। फिर भी कोई शिकायत सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स की तरफ जरूर जाइए। धन्यवाद।